नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र और बीजेपी पर हमला, कहा ये लोग सीबीआई ईडी खेल रहे हैं, देश कैसे तरक्की करेगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के मामले में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से पूछे कई सवाल। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत आज, दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सीएम नीतीश कुमार के कारकेड पर हुए हमले के बाद इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल ने सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी थी, इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई में कथित घोटाले की जांच के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर पूछा है कि ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रुपए की कीमत गिरने, बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि आप संयोजक ने ट्वीट किया है कि रुपया पिट रहा है, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी आसमान छू रही है और ये लोग सीबीआई ईडी का खेल खेल रहे हैं। देश भर में जनता की चुनी हुई सरकारें गिराने में व्यस्त हैं, सारा दिन गाली गलौज करते हैं लोग, अपनी तकलीफें किसको बताएं, किसके पास जाएं। ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा। बीते दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई ने दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले पर प्राथमिकी दर्ज की थी और कई छापे भी मारे थे। इन छापों के बाद सीबीआई ने बताया था कि एजेंसी ने कंप्यूटर और मोबाइल फोन समेत कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आबकारी नीति मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दोनों का आरोप है कि इस नीति के जरिए दिल्ली सरकार ने करीबियों को फायदा पहुंचाया और करोड़ों का घोटाला हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर ने साजिश के तहत नीति लागू होने के 48 घंटे पहले ही उस पर सवाल उठा दिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी इस मामले में साजिश की सीबीआई जांच की मांग की थी। कथित घोटाले के मामले में छापेमारी के बाद आपने दावा किया था कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिश रच रही है। आपने यह तक कहा था कि 2024 में होने वाले आम चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। बिहार में बीजेपी एक के बाद एक मंत्रियों की पोल खोल रही है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के मामले में सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह के दबाव में नीति में बदलाव कर सुधाकर सिंह को राहत दे देंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों की महापंचायत होनी है, लेकिन पुलिस ने राजधानी के बाहर से किसानों को आने के लिए इजाजत नहीं दी है। किसानों को प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर सीमा के पास पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर हर आने वाली गाड़ियों की कड़ी से चेकिंग की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो लोग किसान दिल्ली आ चुके हैं वो जंतर मंतर पर जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि तादाद से ज्यादा लोग वहां नहीं जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान संगठन सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आज 11 बजे से 4 बजे तक जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। वहीं आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से गठित एमएसपी समिति की पहली बैठक भी होनी है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी सीमा से किसानों को राजधानी में नहीं आने देने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। आपको बता दें कि सीमा पर बैरिकेड और कई थानों की पुलिस भी लगाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चे के एक पदाधिकारी अभिमन्यु कोहाड़ ने मीडिया को जानकारी दी है कि किसान कई मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर महापंचायत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जंतर मंतर पर महापंचायत को देखते हुए सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों से यह अपील की जाती है कि वे पहले से प्लान बना लें ताकि इन मार्गों पर जाने से बचें। जिन मार्गों पर लोगों को दिक्कत हो सकती है वो टाल्सटाई मार्ग, संसद मार्ग, जनपद के आउटर सर्कल से विडसल कनाट प्लेस का आउटर सर्कल, अशोका रोड, बंबा सड़क, सिंह मार्ग और पंडित मार्ग भी हो सकते हैं। गौरीचक थाना के
जो है सोहगी मोड़ पर रविवार की शाम करीब 5 बजे सीएम नीतीश कुमार के कारकेड पर हुए हमले के बाद इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पुष्टि की है कि शेष लोगों की पहचान भी करने और गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि रविवार की शाम 5 बजे के आसपास एक घटना को लेकर आक्रोशित हुए लोग सड़क जाम कर रहे थे और इसी दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने मुख्यमंत्री के खाली कारकेड के 4 गाड़ियों को निशाना बना दिया, पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए। इस घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चंद्रशेखर और वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों घटनास्थल पर पहुंचे। उपद्रवियों पर लाठी चलाकर उन्हें खदेड़ा गया। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की गई है और अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 8 अगस्त को सावन की अंतिम सोमवार के दिन पर गौरीचक थाना के सोगी गांव का लगभग 20 साल का एक लड़का सन्नी कुमार अपने परिवार के साथ रात के करीब 2 बजे गाय घाट गंगा नदी के किनारे जल लेने गया था। उसके परिवार वालों ने सूचना दी कि सन्नी कुमार उसी समय से गायब हो गया। पुलिस लगातार खोज रही है। इसके बाद बादशाही नाके में उसकी लाश मिली। शव मिलने के बाद मृतक सन्नी कुमार के परिजनों और अन्य लोगों ने रोड जाम कर दिया। इसी रोड जाम के दौरान नीतीश कुमार का कारकेड गुजर रहा था, जिसे देख लोग और आक्रोशित हो गए और हमला कर दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का कारकेड पटना से गया जा रहा था और इस घटना के बाद पटना के जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से ले लिया है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए बनाई गई है। 24 घंटे के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल ने सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह याचिका दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दायर की है और इसमें कहा गया है कि निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारियों के विदेश यात्रा करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाजत न देना तर्क संगत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को कोर्ट में हलफनामा देकर इस मामले पर पूरी जानकारी देनी है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारियों के विदेश यात्रा करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाए। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के मंत्रियों की व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी की आवश्यकता निजता के आधार और संवैधानिक कार्यालय की गरिमा का उल्लंघन है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के खिलाफ उपराज्यपाल की सलाह उनके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसी आधार पर याचिका पर उपराज्यपाल के उस आदेश को रद्द करने की मांग भी की गई है। अरविंद केजरीवाल को अगस्त के पहले हफ्ते में होने वाली सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटीजन समिट के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से सिंगापुर यात्रा को लेकर फाइल 7 जून को ही भेज दी गई थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे 21 जुलाई को वापस किया। तब तक बहुत देर हो गई थी। दिल्ली सरकार ने एक बयान में इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया था। सिंगापुर यात्रा की इजाजत न मिलने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अच्छा होता अगर मैं जा पाता और दुनिया के सामने भारत में किए जा रहे कार्यों को लेकर मैं अपने विचार साझा कर पाता। मैं इसे लेकर किसी पर दोष नहीं मढ़ रहा हूं। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
संगीतों को हमने ही काटा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बड़ा प्लान और ऐलान किया है, जिसके बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बैठक बुलाई है। वहीं बजरंग दल ने फारूक अब्दुल्ला की इस बैठक के विरोध में जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर का घेराव करने की बात भी कही है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से रहने वाले बाहरी राज्यों के छात्रों, मजदूरों और नौकरी करने वाले लोगों को मतदान सूची में जोड़ने और मतदान का अधिकार दिए जाने की बात कही थी। इसके खिलाफ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर घाटी में एक मीटिंग बुलाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इस बैठक में बीजेपी को छोड़ राज्य के सभी दलों के नेताओं को शामिल होने को कहा है। यह बैठक आज सुबह फारूक अब्दुल्ला के घर पर 11 बजे शुरू हो चुकी है। वहीं इस बैठक में यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां क्या फैसला करती हैं। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला की बुलाई गई इस बैठक का विरोध होना भी शुरू हो गया है। बजरंग दल ने साफ किया है कि वह आज इस बैठक के विरोध में जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर का घेराव कर रहा है। बजरंग दल का कहना है कि वह इस बैठक के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन भी करेंगे। जम्मू में कई अन्य संगठन भी इस बैठक का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार की शाम को अटकलों और चर्चाओं का दौर और भी तेज हो गया, जब यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफी दिनों से अटकलों का दौर चल रहा था। लेकिन इस बीच रविवार को एक ऐसी खबर सबके सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ये खबर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से सामने आई है। यूपी के डिप्टी सीएम ने रविवार शाम को एक ट्वीट किया, जिसके बाद राज्य के राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है। इस ट्वीट के बाद स्पष्ट हो गया है कि राज्य में जल्द ही कोई नया राजनीतिक बदलाव होने वाला है। वहीं यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम द्वारा किए गए ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि अब बीजेपी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पार्टी को राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष की भी तलाश है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी को किसी ओबीसी चेहरे की तलाश है। ऐसे में डिप्टी सीएम के ट्वीट ने इस बात की संभावना और भी बढ़ा दी है कि उन्हें अब पार्टी सरकार के बदले संगठन की जिम्मेदारी देगी। हालांकि अभी इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये चर्चा आमतौर पर चल रही है क्योंकि वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वहीं इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। उसके बाद ब्रजेश पाठक ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। यूपी में स्थित गाजियाबाद में रविवार को पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में यूपी के नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को दावा किया कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों की तृणमूल कांग्रेस के साथ साठगांठ थी। इसी कारण वित्त मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए ईडी को यहां भेजा। यहां केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों और तृणमूल कांग्रेस के बीच साठगांठ रहने के चलते कोयला घोटाला, मवेशी तस्करी मामला और स्कूल भर्ती अनियमितताओं की जांच में कोई भी नतीजा नहीं निकला। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई अधिकारियों के एक वर्ग और टीएमसी के बीच साठगांठ रहने के चलते एजेंसियों की जांच में कोई नतीजा नहीं निकला। जांच महीनों तक खिंची। और दिलीप घोष ने आगे कहा कि यही कारण है कि सीबीआई के कुछ अधिकारियों को बंगाल से बाहर भेज दिया गया। लोकसभा सदस्य घोष ने कहा कि फिर ईडी ने वित्त मंत्रालय के निर्देश पर काम करना शुरू किया। दावा की खुराक बढ़ा दी गई और ईडी को फालतू स्वाइन की तरह काबू नहीं किया जा सकता। उन्होंने ईडी के आने के बाद कद्दावर लोगों की गिरफ्तारी के साथ जांच की गति पकड़ने का जिक्र करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। दिलीप घोष ने आगे कहा कि ईडी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। उसे फालतू स्वान की तरह वश में नहीं रखा जा सकता, जो खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करने वालों के प्रति अपनी आंखें मूंद। गृह मंत्री अमित शाह को कमतर कर रहे हैं, जिसके तहत सीबीआई काम कर रही है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। राज्यपाल को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद शनिवार की रात भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। फिलहाल मंगू भाई पटेल ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर बताया है। डॉक्टर की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी भी कर रही है। रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्यपाल मंगू भाई पटेल का बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री, हार्ट बीट 94 प्रति मिनट और ऑक्सीजन लेवल 93% दर्ज किया गया। जांच के फौरन बाद राज्यपाल को ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया गया। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सारे टेस्ट करने के साथ उनका इलाज शुरू किया गया। ऑक्सीजन लेवल 96% रखने के लिए उन्हें प्रति मिनट ऑक्सीजन दी जा रही है। उनकी कोरोना जांच भी कराई गई थी। राज्यपाल की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर रजनीश जोशी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम राज्यपाल के हेल्थ की निगरानी कर रही है। मंगू भाई पटेल को 2 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सुबह मंगू भाई पटेल का सीटी स्कैन भी कराया गया था। उनको अभी बुखार नहीं है। रात को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने हल्का भोजन भी किया और अच्छी नींद ली। डॉक्टरों ने जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है। राजस्थान की सीकर जिले में कथित तौर पर एक शिक्षक की पिटाई के बाद एक दलित छात्र की मौत के मामले पर बात करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस की नेता मीरा कुमारी ने जातिवाद व्यवस्था को एक बीमारी करार दिया है। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने और इसके पूर्वाग्रह के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की जो है अपनाने पर जोर भी दिया है। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जाति आधारित अत्याचार की घटनाओं को लेकर इस बात में नहीं उलझना चाहिए कि ये किसके शासन में हुई या कौन सा राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें उलझे तो मुख्य मुद्दा भटक जाएगा। जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में ना तो जाति व्यवस्था खत्म हुई है और ना ही ये कमजोर हुई है। जब मीरा कुमार से सवाल किया गया कि क्या दलितों पर अत्याचार को रोकने के मामलों में कांग्रेस की तरफ से कोई कमी है, तो उन्होंने कहा कि हर कोई मुझसे इस बारे में पूछता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी का बचाव कर रही हूं या किसी पर आरोप लगा रही हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हाँ, राजनीति वर्ग कुछ हद तक जिम्मेदार है, लेकिन यह मुद्दा सामाजिक है, राजनीतिक समाज का प्रतिबिंब है। मीरा कुमार ने आगे कहा कि ये कहना कि शासन विशेष या पार्टी विशेष इसके लिए जिम्मेदार है और ये राज्य में हुआ, ये आंकड़े हैं। अन्य राज्यों में आंकड़ा कम है क्योंकि वहां अलग पार्टी शासन कर रही है। हमें वास्तव में इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए और इस मुद्दे से ध्यान भटकता है। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक ओर से इस मुद्दे की बात करते हैं तो अहमियत कम हो जाती है। उन्होंने इस संबंध में कई जो है कहा कि कोई भी कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा के बंदरों की चर्चा आजकल काफी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मथुरा और वृंदावन में बंदरों का आतंक काफी बढ़ गया है। इसी चर्चा की एक झलक रविवार को भी देखने को मिली। दरअसल मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर हादसे की जांच करने के लिए जिले के डीएम नवनीत सिंह पहुंचे थे, तभी एक बंदर उनका चश्मा छीन ले गया। अब इस घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने मथुरा में बंदर द्वारा डीएम का चश्मा छीने जाने का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। सपा प्रमुख ने इस ट्वीट में वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बंदर ने सोचा, जब बीजेपी के शासन में प्रशासन को चश्मा लगाकर भी कुछ नहीं दिखता तो चश्मे का क्या काम। ऐसे में ये ट्वीट बीजेपी के साथ प्रशासन की व्यवस्था पर भी तंज के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल मथुरा के डीएम नवनीत सिंह बांके बिहारी मंदिर हादसे की जांच करने पहुंचे थे, तभी वहां बंदरों का आतंक साफ देखने को मिला। वहां एक बंदर ने डीएम का चश्मा छीन लिया। इसके बाद डीएम के साथ आए अधिकारियों और कर्मचारियों को चश्मा लेने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि बाद में बंदर को फ्रूटी देकर चश्मा छुड़ाया जा सका। बताया जा रहा है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब यहाँ बंदरों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन मथुरा डीएम वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बिहारी मंदिर हादसे में 6 श्रद्धालु घायल हुए थे, जबकि 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। ये हादसा जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती के दौरान हुआ था। कोलकाता में कोरोना के खतरे के बीच डेंगू मामलों में भी तेजी से लोगों की चिंता बढ़ गई है। पिछले एक हफ्ते में कोलकाता के कई प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा दर्ज हुआ है। वहीं कुछ अन्य स्थानों पर मरीजों की संख्या स्थिर बताई गई है और नए भर्ती और डिस्चार्ज लगभग समान है, जो दर्शाता है कि कम्युनिटी में डेंगू फैल रहा है। गौरतलब है कि कोलकाता में इस साल मानसून की बारिश अब तक बार बार होने वाली बूंदाबांदी तक ही सीमित रही है। ऐसे में रुके हुए पानी में डेंगू के मच्छर का पनपने का मौका मिल गया है। वहीं अस्पतालों और डॉक्टरों को ट्रांसमिशन में इजाफा होने का भी डर है और इसलिए रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता में इस सीजन में अब तक डेंगू से एक मौत हुई है। वहीं टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के पियरलेस अस्पताल में एक सप्ताह में डेंगू के 7 मरीज भर्ती हुए। सीईओ सुखदीप्त मिश्रा का कहना है कि हालांकि 3 से 4 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, हम और अधिक मरीजों के भर्ती होने को लेकर तैयार हो रहे हैं। वहीं वुडलैंड्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने कहा है कि इस समय हमारे पास डेंगू के 4 मरीज भर्ती हैं। पिछले एक पखवाड़े से यह संख्या 1 से 6 के बीच रही है। इधर आर.एन. टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज में अब तक 3 मरीज भर्ती होने के बाद भी सामने आ रही है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी कि देश में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। गडकरी ने कहा कि सलाहकारों द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में हर साल 1.50 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मुंबई में सिविल इंजीनियरों की राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। नितिन गडकरी ने दावा किया कि देश में हर साल 5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.50 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। यह मौतों का आंकड़ा केवल सलाहकारों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में लोगों द्वारा की गई गलतियों के कारण है। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर डीपीआर बहुत रूढ़िवादी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों पर ब्लाइंड स्पॉट में सुधार पर जोर देते हुए डीपीआर तैयार करने में गुणात्मक बदलाव लाने की भी जरूरत है। गडकरी ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है। वहीं रविवार को एक बयान में नितिन गडकरी ने बीजेपी के सत्ता में आने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किए गए कार्यों को दिया। लक्ष्मण राव मानकर स्मृति संस्था के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने रविवार को मुंबई में बीजेपी के 1980 के सम्मेलन में वाजपेयी के दिए गए भाषण को याद किया। गडकरी ने कहा कि अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल भी खिलेगा। झारखंड के हजारीबाग और पलामू जिले में हुए बच्चों की मौत पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बहुलाल मरांडी ने दुख जताया है। हजारीबाग के सदर प्रखंड के अंबाडी में
रहदा नदी बांध में रविवार शाम 4 बजे नहाने गए और इस दौरान 3 बच्चे डूब गए। बच्चों के पिता बीएसएफ मेरू कैंप में अनुबंध कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इन हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। उधर पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के पानी से भरी गौमा माइंस खदान में तावर निवासी एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यहां 3 बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। इस घटनाओं पर बाबूलाल मरांडी ने दुख जताते हुए कहा कि हजारीबाग के सदर प्रखंड के अंबाडी स्थित रहदा नदी बांध में 3 बच्चे व पलामू के सतबरवा थाना अंतर्गत पचौरी गौरा में बंद पड़े ग्रेफाइट खदान में 3 बच्चों के डूबने से दुखद मौत की पीड़ादायक खबर से मन काफी व्यथित है। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को साहस प्रदान करे। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड में बारिश का कहर भी देखने को मिल रहा है। रामगढ़ जिले के पतरातू में नलकारी पुल पर पानी के तेज बहाव में आधा दर्जन लोग बह गए। इनमें से 2 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। तेज बहाव में एक कार 2 बाइक भी बह गई। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्वर्ण रेखा खरकई नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कदमा के तटीय इलाकों में नाले का पानी घरों में घुस गया, जिस पर लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार और बीजेपी घिर गई है। दोषियों की रिहाई पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की आलोचना कर रही हैं। इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ट्वीट करके बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट करके कहा है कि महिला सुरक्षा और सम्मान का दावा करने वाली बीजेपी सरकार से एक बेटी बिल्किस बानो अपने साथ हुए अन्याय का सबूत मांग रही है। कांग्रेस ने आगे कहा कि आज भी मोदी जी खामोश खड़े हैं, यह देश देख रहा है। दरअसल 3 मार्च 2002 को गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगों में दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंदिकपुर गांव में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया था। इस मामले में मुंबई की सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को गैंग रेप और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं अपने दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने एक बयान जारी कर कहा, आज से 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को जो हुआ वह मुझे 20 साल पहले हुए हादसों की यादों में लेकर चला गया। मैंने जब ये सुना कि जिन 11 अपराधियों ने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया है, उनकी सजा माफ कर दी गई है, मैं इससे बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा, मुझे 3 साल की बेटी भी छीन ली गई, मेरा परिवार मुझसे छीन लिया गया था और आज वह माफ कर दिए गए। मैं इससे हैरान हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा।